गुड मॉर्निंग प्यारे विद्यार्थियों। कल अपन बात कर रहे थे रासायनिक अभिक्रियाओं के प्रकार की बात कर रहे थे। तब अपन ने रासायनिक अभिक्रियाओं के प्रकार में दो प्रकार पढ़े थे। एक प्रकार अपने पास आ गया था कौन सा, संयोजन अभिक्रिया। दूसरा पढ़ा था अपन ने वियोजन अभिक्रिया। वियोजन अभिक्रिया को आगे जाकर पूरे तीन भागों में विभाजित किया था। कौन कौन सी? तो अपने पास आ गया था विद्युतीय अपघटन अभिक्रिया, विद्युत अपघटन, उष्मीय अपघटन और तीसरा था प्रकाशिक अपघटन अभिक्रिया। अब अभिक्रिया के आगे प्रकार को और चलते आगे बढ़ाते हैं तो तीसरा प्रकार अपन लेते हैं बेटा, तीसरा और चौथा साथ लेते हैं। तीसरा प्रकार है बेटा विस्थापन अभिक्रिया और दूसरा है चौथा बन रहा है द्विविस्थापन अभिक्रिया। अब अपन ने अभिक्रिया के दो प्रकार को पढ़े थे, एक संयोजन अभिक्रिया और दूसरा वियोजन अभिक्रिया। दो और प्रकार पढ़ते हैं, एक आ रहा है विस्थापन अभिक्रिया और दूसरा है द्विविस्थापन अभिक्रिया। विस्थापन अभिक्रिया का अर्थ क्या है? विस्थापन का अर्थ क्या होता है? प्रतिस्थापन करना। प्रतिस्थापन का अर्थ क्या है? किसी एक स्थान पर दूसरे का पहुंचना क्या हो गया? प्रतिस्थापन कहलाता है। तो यहां विस्थापन अभिक्रिया का क्या है तो ध्यान से सुनना बेटा, वह रासायनिक अभिक्रिया जिसमें एक क्रियाकारक के परमाणु या परमाणु के समूह का किसी दूसरे क्रियाकारक द्वारा प्रतिस्थापित कर देना विस्थापन अभिक्रिया कहलाता है। तो विस्थापन अभिक्रिया का क्या होगा? वह रासायनिक अभिक्रिया जिसमें एक क्रियाकारक, इसका मतलब कम से कम कितने क्रियाकारक डाले हैं विस्थापन अभिक्रिया में? दो। तो वह रासायनिक अभिक्रिया जिसमें एक क्रियाकारक के परमाणु या परमाणु के समूह का किसी दूसरे क्रियाकारक के द्वारा क्या कर जाता है? प्रतिस्थापित कर जाता है, यानी कि उसके स्थान पर दूसरा परमाणु या परमाणु का समूह आ जाता है। तो इस प्रकार की रासायनिक अभिक्रिया को अपन क्या कहते हैं? विस्थापन अभिक्रिया। जैसे पर एग्जांपल देते हैं कॉपर सल्फेट CuSO4, कॉपर की संयोजकता +2, सल्फेट की संयोजकता -2, मतलब क्या करोगे सूत्र क्या बन जाएगा? CuSO4। अब कॉपर सल्फेट का जो विलयन है वो किस रंग का होता है? नीले रंग का। इस कॉपर सल्फेट के नीले रंग के विलयन में यदि अपन क्या डालते हैं? जिंक। जिंक का परमाणु क्रमांक 30 है। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास के आधार पर इसकी संयोजकता निकालते तो कितनी आती है? +2 आती है। अब कॉपर सल्फेट के विलयन में जिंक डाला जाता है तो कुछ समय पश्चात विलयन का नीला रंग गायब हो जाता है और उसके स्थान पर बन जाता है जिंक सल्फेट प्लस कॉपर। अब यहां क्रियाकारक A और क्रियाकारक B, दो क्रियाकारक होंगे। विस्थापन अभिक्रिया की परिभाषा क्या थी? वह रासायनिक अभिक्रिया जिसमें एक क्रियाकारक, एक ही क्रियाकारक हो गया, क्रियाकारक के परमाणु या परमाणुओं के समूह का किसी दूसरे क्रियाकारक द्वारा प्रतिस्थापित कर देता है। इसका मतलब कॉपर सल्फेट में से जिंक का प्रतिस्थापन किसने कर दिया? कॉपर सल्फेट में से कॉपर का प्रतिस्थापन किसने कर दिया? दूसरे क्रियाकारक जिंक ने कर दिया, जिसके फलस्वरूप आपके पास क्या बन गया? कॉपर सल्फेट के साथ के स्थान पर जिंक सल्फेट और साथ में क्या बन गया? कॉपर बन गया। तो किसका एग्जांपल हो गया ये? विस्थापन अभिक्रिया का। अब दूसरा क्वेश्चन एक तो ये पूछा सकता है व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय विस्थापन अभिक्रिया, रिप्लेसमेंट रिएक्शन।
विस्थापन अभिक्रिया का क्या है? तो विस्थापन अभिक्रिया का तो क्या हो गया बेटा? वह रासायनिक अभिक्रिया जिसमें एक क्रियाकारक का दूसरे क्रियाकारक के द्वारा क्या बदलता है? प्रतिस्थापन। अब पहली बात परिभाषा पूछ सकता है, दूसरा आपको एग्जांपल पूछ सकता है, और तीसरा जो आपने सिलेबस में एग्जांपल दे रखा है इससे भी कई बार बोर्ड में एक नंबर क्वेश्चन पूछा जाता है कि कॉपर सल्फेट के विलयन में जिंक के टुकड़े डालने पर कॉपर सल्फेट का नीला रंग गायब क्यों रहता है? तो क्या लिखोगे होगी? जब कॉपर सल्फेट के विलयन में जिंक डाला जाता है तो जिंक कॉपर सल्फेट में से कॉपर का विस्थापन कर देता है, जिसके फलस्वरूप जिंक सल्फेट बनता है। जिंक सल्फेट बनने के कारण वह कॉपर पृथक हो जाने के कारण जो कॉपर सल्फेट का विलयन का नीला रंग था वो नीला रंग क्या हो जाता है? गायब हो जाता है। अब दूसरा पॉइंट, विस्थापन अभिक्रिया में अपन क्या कर रहे हैं कि इस प्रकार की रासायनिक अभिक्रिया में एक क्रियाकारक के परमाणु या परमाणु के समूह का दूसरे क्रियाकारक के परमाणु द्वारा रिप्लेसमेंट या प्रतिस्थापन होता है, तो उसको ही अपन क्या कहते हैं? विस्थापन अभिक्रिया। तो याद रखना पड़ता, क्या कभी सभी तत्व एक दूसरे का रिप्लेसमेंट कर सकते हैं? तो यहां पॉइंट थोड़ा सा याद रखना है कि विस्थापन अभिक्रिया में अधिक क्रियाशील परमाणु ही सदैव कम क्रियाशील अधिक क्रियाशील परमाणु या अधिक क्रियाशील तत्व ही कम क्रियाशील तत्व के परमाणु का विस्थापन करता है। लेकिन विस्थापन अभिक्रिया में कभी भी कम क्रियाशील परमाणु अधिक क्रियाशील परमाणु का विस्थापन नहीं कर सकता। यानी कहने का मतलब क्या हुआ? अपन कह रहे हैं कॉपर सल्फेट में जिंक डालने पर जिंक सल्फेट बनता है, इसका मतलब कॉपर सल्फेट में से किसका प्रतिस्थापन हुआ है? जिंक के द्वारा। कॉपर का प्रतिस्थापन हुआ है, उसके स्थान पर क्या पहुंचा है? जिंक। इसका मतलब जिंक तभी कॉपर सल्फेट में से कॉपर का प्रतिस्थापन कर सकता है जब जिंक कॉपर से क्या हो? अधिक। तो कहने का मतलब क्या है? विस्थापन अभिक्रिया में अधिक क्रियाशील तत्व का परमाणु ही या अधिक क्रियाशील तत्व ही कम क्रियाशील परमाणु या तत्व का क्या करता है? प्रतिस्थापन करता है। अब कौन सा तत्व किससे अधिक क्रियाशील है, इसको याद रखने के लिए आपको एक परिभाषा याद रखना, सक्रियता श्रेणी। सक्रियता श्रेणी का क्या है? जब तत्वों को उनकी क्रियाशीलता के घटते के क्रम में व्यवस्थित किया जाता है तो जो श्रेणी बनती है उस श्रेणी को अपन क्या कहते हैं? सक्रियता श्रेणी कहते हैं। तो सक्रियता श्रेणी की परिभाषा क्या बनी? जब तत्वों को उनकी क्रियाशीलता के घटते के क्रम में व्यवस्थित किया जाता है तो व्यवस्थित करने पर जो श्रेणी बनती है उस श्रेणी को क्या कहते हैं? सक्रियता श्रेणी। जैसे आपको याद रखना है बेटा, सक्रियता श्रेणी तो सक्रियता श्रेणी क्या काम करे? जब क्रियाशील या जब तत्वों की क्रियाशीलता के घटते के क्रम में व्यवस्थित करते हैं तो जो श्रेणी प्राप्त होती है उस श्रेणी क्या कहते हैं? सक्रियता श्रेणी कहते हैं। अब सक्रियता श्रेणी का स्वरूप यह होता है, ये सक्रियता श्रेणी को। अब तत्वों को अपन ने क्रियाशीलता के घटते के क्रम में व्यवस्थित करते हैं तो व्यवस्थित करने पर जो श्रेणी प्राप्त होती है उस श्रेणी को अपन क्या कहते हैं? सक्रियता श्रेणी कहते हैं। जिसमें सबसे अधिक क्रियाशील तत्व कौन सा हो गया? पोटेशियम। पोटेशियम से कम क्रियाशील तत्व कौन सा हो गया? सोडियम। सोडियम से कम क्रियाशील कैल्शियम। कैल्शियम से कम
मैग्नीशियम से कम की रिएक्शनता किसकी है? एल्यूमिनियम से कम की रिएक्शनता किसकी है? जिंक से किसकी कम है बेटा? आयरन से कम किसकी है? पीबी की यानी कि लेड शीशे से कम किसकी है? हाइड्रोजन से कम की रिएक्शनता किसकी है? कॉपर से कम किसकी है बेटा? मरकरी यानी कि पारा से कम किसकी है बेटा? सिल्वर Ag चांदी की, और चांदी से कम किसके बेटा? Au यानी कि गोल्ड सोना और अब इनको याद रखने के लिए फार्मूला है बेटा के से क्या बन गया? किशन Na से बन गया बेटा ने, Ca से बन गया बेटा कार, किशन ने कार, मैग्नीशियम से बन गया मांगी, Al से बन गया बेटा एल्यूमिनियम, जिंक से बन गया जर्सी, Fe से बन गया बेटा फेर, Pb से मतलब पड़ गई है, एब्सेंट है आवश्यकता, कॉपर, पारा, चांदी, सोना। अब सबसे कम क्रियाशील तत्व कौन सा हो गया बेटा? Au से ज्यादा क्रियाशील कौन सा हो गया? चांदी से कम ज्यादा हो गया मरकरी से ज्यादा क्रियाशील हो गया बेटा कॉपर से ज्यादा हो गया हाइड्रोजन से ज्यादा हो गया लेड से ज्यादा हो गया आयरन से ज्यादा हो गया क्रियाशील हो गया जिंक से ज्यादा हो गया एल्यूमिनियम से ज्यादा हो गया मैग्नीशियम से ज्यादा हो गया कैल्शियम से ज्यादा हो गया सोडियम से ज्यादा हो गया पोटेशियम। अब अपन ने क्या कहा कि विस्थापन अभिक्रिया में अधिक क्रियाशील तत्व कम क्रियाशील तत्व का क्या करता है? प्रतिस्थापन करता है। अब क्रियाशीलता कैसे याद रखेंगे? तब अपन ने कहा कि तत्वों को यदि तत्वों की क्रियाशीलता के घटते हुए क्रम में परिवर्तित कहता है तो जो श्रेणी प्राप्त होती है उस श्रेणी क्या कहते हैं? सक्रिय श्रेणी। तत्वों की सक्रियता श्रेणी का ये आपके पास रूपरेखा हो गई। अब जैसे अपन ने एग्जांपल दिया कि कॉपर सल्फेट की विलयन में अपन क्या डालेगा? जिंक। तो क्या बन रहा है? जिंक सल्फेट प्लस कॉपर। अब इस रासायनिक अभिक्रिया में कौन किसका प्रतिस्थापन कर रहा है? कॉपर सल्फेट में से कॉपर का प्रतिस्थापन किसने कर दिया? जिंक, जिसके फलस्वरूप क्या बन गया? जिंक सल्फेट और साथ में क्या बन गया? कॉपर। अब कॉपर का रिप्लेसमेंट किसके द्वारा हुआ है? जिंक। तो सक्रियता श्रेणी में देखो बेटा ये आपके पास आ गया जिंक और ये आ गया कॉपर। इसका कॉपर कहां है? नीचे। तो जिंक की क्रियाशीलता कॉपर से क्या है? ज्यादा है। तो उसके कारण कॉपर सल्फेट में से कॉपर का रिप्लेसमेंट किसके द्वारा हो सकता है? जिंक के द्वारा हो सकता है। लेकिन अब यदि आप ये डालते हो जिंक सल्फेट और उसमें क्या डालते हो? कॉपर, तो ये रिएक्शन है कंप्लीट है नहीं होगी क्योंकि कॉपर की क्रियाशीलता जिंक से क्या है? कम है क्योंकि ये घटता हुआ क्रम है। सबसे ज्यादा किसकी? पोटेशियम से ज्यादा किसकी? पोटेशियम से कम सोडियम से कम किसकी? कैल्शियम से कम किसकी? मैग्नीशियम से कम किसकी? एल्यूमिनियम से कम किसकी? जिंक से कम किसकी? आयरन से कम किसकी? लेड से कम किसकी? हाइड्रोजन से कम किसकी? कॉपर से कम किसकी? Ag से कम किसकी? चांदी से कम किसकी? Au सबसे कम क्रियाशील कौन सा हो गया? अब ये आप ये लिखिए बेटा K2SO4 पोटेशियम सल्फेट, इसमें आपका डाल देगा सोडियम, तो कभी भी क्या नहीं बनेगा? Na2SO4 नहीं बनेगा क्योंकि पोटेशियम की क्रियाशीलता सोडियम से क्या है? ज्यादा है और ज्यादा होने के कारण सोडियम पोटेशियम का रिप्लेसमेंट नहीं कर सकता। लेकिन Na2SO4 है और उसमें हमने क्या डाल दिया? पोटेशियम डाल दिया तो क्या बनेगा? K2SO4 प्लस है सोडियम बन जाएगा। तो ये आपके पास पहली अभिक्रिया हो गई बेटा कौन सी? वैसे तीसरी अभिक्रिया हो गई कौन सी? विस्थापन अभिक्रिया। फिर चौथी अभिक्रिया आपके पास आ गई बेटा कौन सी? द्विविस्थापन अभिक्रिया। द्विविस्थापन अभिक्रिया कौन सी हो गई बेटा? वह रासायनिक अभिक्रिया
इसमें भाग लेने वाले दोनों क्रियाकारकों के परमाणु या परमाणुओं के समूह का आपस में प्रतिस्थापन होता है, उसे हम क्या कहते हैं? द्विविस्थापन। अब विस्थापन अभिक्रिया में तो क्या हो रहा था? एक क्रियाकारक के परमाणु या परमाणु के समूह का दूसरे क्रियाकारक के परमाणु द्वारा प्रतिस्थापन हो रहा था, तब तो वो सिर्फ विस्थापन हो गई। और द्विविस्थापन का क्या है कि जब रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले दोनों क्रियाकारक के परमाणु एक दूसरे परमाणु या परमाणु का समूह एक दूसरे को आपस में क्या कर देता था? प्रतिस्थापित कर देता है। तो ऐसे विस्थापन अभिक्रिया को क्या कहते हैं? द्विविस्थापन अभिक्रिया। जैसे सबसे अच्छा एग्जांपल लेते हैं अपन AgNO3। Ag बेटा किसका प्रतीक है? सिल्वर का। NO3 नाइट्रेट। तो इस सूत्र को देख के AgNO3 को देखना पता लगा सकते हो कि सिल्वर की संयोजकता कितनी है। तो आप सबको पता था NO3 की संयोजकता कितनी है? 1। और AgNO3 बेटा इसका मतलब Ag की संयोजकता कितनी होगी? 1। तभी तो आपके पास फॉर्मूला बनेगा AgNO3 सिल्वर नाइट्रेट। सिल्वर नाइट्रेट की अपन किसके साथ क्या करना? KCl पोटेशियम क्लोराइड। अब पोटेशियम क्लोराइड के साथ रिएक्शन कराते हैं तो आपके पास बनता है एक तरफ KNO3 प्लस दूसरी तरफ बन जाएगा AgCl। अब एक तरफ आपके पास KNO3 बटा है पोटेशियम नाइट्रेट और दूसरी तरफ बन जाएगा सिल्वर क्लोराइड। इसका मतलब है Ag का रिप्लेसमेंट किसके द्वारा कर दिया गया? पोटेशियम द्वारा। और पोटेशियम का रिप्लेसमेंट किसके द्वारा कर दिया? सिल्वर द्वारा। तभी तो आपके पास एक तरफ पोटेशियम नाइट्रेट और दूसरी तरफ क्या बनता है? सिल्वर क्लोराइड बनता है। यानी कि विस्थापन अभिक्रिया क्या होगा? वह रासायनिक अभिक्रिया जिसमें भाग लेने वाले दोनों क्रियाकारक में परमाणु या परमाणु का समूह आपस में एक दूसरे को क्या कर देते हैं? प्रतिस्थापित कर देते हैं। तो ऐसी रासायनिक अभिक्रिया को अपन क्या कहते हैं? द्विविस्थापन अभिक्रिया। या दूसरा कोई एग्जांपल और ले सकते हैं अपन। MgSO4 प्लस KNO3 फिर का निशान K रिप्लेसमेंट बाय मैग्नीशियम, मैग्नीशियम रिप्लेसमेंट बाय पोटेशियम। तो क्या बनेगा? मैग्नीशियम के साथ में नाइट्रेट सॉरी पोटेशियम और पोटेशियम के साथ में मैग्नीशियम। तो क्या बनेगा बेटा? K2SO4। क्योंकि पोटेशियम की संयोजकता 1 है, सल्फर की संयोजकता 2 है, तो संयोजकता क्या बनेगी? K2SO4 प्लस दूसरी तरफ क्या बनेगा बेटा? MgNO3 मैग्नीशियम है नाइट्रेट। अब ये समीकरण संतुलित है या असंतुलित? असंतुलित है। तो इसको क्या करना है? आपको संतुलित करना है। अब यहां सल्फेट के कितने परमाणु डाले रखना? 1। तो यहां भी कितना डाले रखना? 1। यहां पोटेशियम के कितने रहे हैं? 2। यहां पोटेशियम के कितने रहे हैं? 1। तो पोटेशियम को किससे गुणा कर दो बेटा? 2 से गुणा कर दो। तो ये क्या हो जाएगा? पोटेशियम के 2 नाइट्रेट का कितने हो गए आपके पास? 2। नाइट्रेट की तरफ कितने हैं? कितने? 2। मैग्नीशियम का कितना है? 1। मैग्नीशियम का कितना है? 1। सल्फेट का कितना है? SO4 का कितना है? 1। सल्फेट का दूसरी तरफ कितना है? 1। तो ये आपके पास द्विविस्थापन अभिक्रिया का दूसरा उदाहरण हो गया संतुलित समीकरण सही। अब इस प्रकार आपके पास 4 रिएक्शन आ गई। कितने रिएक्शन आ गए बेटा? 4 रिएक्शन आ गई। पहले आपने कौन सी? संयोजन अभिक्रिया। दूसरी कौन सी आ गई बेटा? वियोजन अभिक्रिया। तीसरा आ गया विस्थापन अभिक्रिया। चौथा आ गया कौन सा बेटा? द्विविस्थापन अभिक्रिया। अब अगला प्रकार का बनाते बेटा अभिक्रिया के वेग के आधार पर। अब अभिक्रिया को संपन्न होने में कितना
या 500 प्रकार का तीव्र गति की अभिक्रिया और 5वां प्रकार हो जाएगा मंद गति की अभिक्रिया। अब आपके पास वेग के आधार पर अभिक्रिया दो प्रकार की होगी, तीव्र गति की अभिक्रिया, दूसरी मंद गति की अभिक्रिया। तीव्र गति की अभिक्रिया कौन सी होगी? वह अभिक्रिया जिसको संपर्क होने में कुछ ही सेकंड या बहुत कुछ समय या नगण्य समय लगता है, ऐसे क्रिया को क्या कहते हैं? तीव्र गति की अभिक्रिया। अर्थात जैसे ही क्रियाकारक में अपन क्रियाकारक को मिश्रित करते हैं तो उसके तुरंत कुछ सेकंडों में अभिक्रिया संपन्न हो जाती है, ऐसी क्रिया क्या कहते हैं? तीव्र गति की अभिक्रिया। जैसे तो तीव्र गति की अभिक्रिया कौन सी होगी बेटा? वह अभिक्रिया जिसको संपन्न होने में बहुत कम समय लगता है, अर्थात कुछ सेकंड में ही अभिक्रिया क्या हो जाती है? संपन्न हो जाती है, ऐसी अभिक्रिया क्या कहते हैं? तीव्र गति की अभिक्रिया कहते हैं। जैसे परवल अम्ल के साथ क्या मिलाया जाता है? परवल सार। अब परवल अम्ल और परवल सार क्या है? तो ये अपन 5वां जो लेसन पढ़ेंगे उसमें अपने पास डिटेल में आएगा। तो परवल अम्ल के साथ परवल सार मिलाते हैं तो तीव्र गति से क्या बनता है? लवण प्लस जल बनता है, जिसको संपन्न होने में केवल और केवल कितना समय लगता है? 10 की पावर माइनस है 10 सेकंड। यानी कि क्रियाकार के मिलाते ही अभिक्रिया संपन्न हो जाती है। उदाहरण दे सकते हैं NaOH प्लस HCl क्या बनता है? NaCl प्लस है H2। अब इस अभिक्रिया को संपन्न होने में केवल और कितना समय लगता है? 10 की पावर माइनस है 10 सेकंड। अर्थात अभिक्रिया के संपन्न होने का समय कितना है? 10 की घात वो भी किसमें? माइनस 10 सेकंड, यानी कि 1 सेकंड भी नहीं लगता है, 1 सेकंड का 10वां भाग लगता है। इसी प्रकार पौधों के अंदर संपन्न होने वाली प्रकाश संश्लेषण की जो रासायनिक अभिक्रिया है वो भी किस गति की है? तीव्र गति की अभिक्रिया है। किस गति की अभिक्रिया है? तीव्र गति की अभिक्रिया। पौधों में प्रकाश संश्लेषण की रासायनिक अभिक्रिया है वो भी किस प्रकार की अभिक्रिया है? तीव्र गति की अभिक्रिया, जिसको संपन्न होने में बहुत कम समय लगता है, जिसका अर्ध आयुकाल किसका बेटा? प्रकाश संश्लेषण की रासायनिक अभिक्रिया अर्ध आयुकाल 10 की पावर माइनस 12 सेकंड होता है। अब आपके पास एक नया पॉइंट और आ गया अभिक्रिया का अर्ध आयुकाल। अर्ध आयुकाल का क्या है? किसी रासायनिक अभिक्रिया के आधे क्रियाकारक को उत्पाद में बदलने में जो समय लगता है उसे उस अभिक्रिया का अर्ध आयुकाल कहते हैं। तो अर्ध आयुकाल का क्या अर्थ हो गया? किसी रासायनिक अभिक्रिया के क्रियाकारक को आधे क्रियाकारक को उत्पाद या क्रियाफल में बदलने में जो समय लगता है उसे उस रासायनिक अभिक्रिया क्या कहते हैं? अर्ध आयुकाल कहते हैं। प्रकाश संश्लेषण एक तीव्र गति की अभिक्रिया है जिसका अर्ध आयुकाल, जिसको स्लो करके अपन इससे अर्ध आयुकाल को t हाफ। अर्ध आयुकाल कितना होता है? 10 की पावर माइनस है 12 सेकंड होता है। अर्ध आयुकाल को किससे क्या कर रहा? t हाफ, यानी कि t a/2। तो तीव्र गति की अभिक्रिया कौन सी होगी बेटा? वह रासायनिक अभिक्रिया जिसको संपन्न होने में अर्थात उसकी क्रियाकारक को क्रियाफल में बदलने में बहुत कम समय लगता है, ऐसी रासायनिक अभिक्रिया को अपन क्या कहते हैं? तीव्र गति की अभिक्रिया। जैसे अपन एग्जांपल हो गया अम्ल की किसके साथ? परवल अम्ल की परवल सार के साथ क्रिया कराई जाती है तो लवण प्लस जल बनता है। जैसे NaOH के साथ क्या बनता है? HCl, तो NaCl प्लस है H2 बनता है। तो इस अभिक्रिया को संपन्न होने में कितना समय लगता है? 10 की पावर माइनस है 10 सेकंड, यानी कि 1 सेकंड का 10वां भाग लगता है। 1 सेकंड का क्या लगता है? 10वां भाग लगता है। इसी प्रकार दूसरा एग्जांपल हो गया प्रकाश संश्लेषण। प्रकाश संश्लेषण की किस प्रकार की अभिक्रिया बेटा? तीव्र गति की अभिक्रिया है जिसका अर्ध आयुकाल कितना होता है? 10 की पावर माइनस है 12 सेकंड। अर्ध आयुकाल किसे कहा अपने? तब अपन ने कहा किसी रासायनिक अभिक्रिया के आधे क्रियाकारक को हाफ
क्रिया कारक को क्रियापद में बदलने में जो समय लगता है उसे उस रासायनिक अभिक्रिया क्या कहते हैं बेटा? अर्धायुग्म को किससे शो करते हैं? टी हाफ से। किससे शो करते हैं? टी हाफ से। प्रकाश संश्लेषण का अर्धायुग्म कितना होता है? 10 की पावर -12 सेकंड। 10 की पावर -12 सेकंड। फिर इसके पश्चात दूसरी आपके पास आ रही है कौन सी क्रिया? मंदगति की क्रिया। कौन सी क्रिया? मंदगति की क्रिया। मंदगति की क्रिया कौन सी होगी बेटा? तो वह रासायनिक अभिक्रिया जिसको संपन्न होने में कई घंटे, कई दिन या कई वर्ष लगते हैं, ऐसी रासायनिक अभिक्रिया को कौन सी अभिक्रिया कहते हैं? मंदगति की अभिक्रिया। तो वह अभिक्रिया जिसको संपन्न होने में कई घंटे, कई महीने या कई वर्ष लगते हैं, ऐसी रासायनिक अभिक्रिया को क्या कहते हैं? मंदगति की अभिक्रिया कहते हैं। जैसे सबसे अच्छा एग्जांपल, लोहे पर क्या लगना बेटा? जंग लगना किस गति की अभिक्रिया है? मंदगति की अभिक्रिया है, जिसकी संपूर्ण रिएक्शन तो यह आएगा आपके पास प्लस ये O2 प्लस H2 तो क्या करते हैं तब आपके पास बनता है Fe2O3 डॉट है 3H2। अब इस समीकरण को संतुलित करना आपको तो आयरन कितने हो गए बेटा? 2 तो यहां लगा दो 2 और यहां लगा बेटा 6 तो ये कौन सी हो जाएगी? मंदगति। और ये हो गया आपका बेटा आयरन। फेरिक ऑक्साइड डॉट 3H2 जिसको आगे अपन ये साथ में क्या लिख रहे हैं? 3H2 क्या है? क्रिस्टल है जो आगे हम पढ़ेंगे। 5 रिएक्शन आएगा। दूसरा अपन एग्जांपल और दे सकते हैं इसका बेटा मंदगति के क्रिया को उदाहरण ये आपके पास बेटा CH3 COOH एसिटिक अम्ल। जब एसिटिक अम्ल के साथ C2H5OH यानी कि एथेनॉल मिलाया जाता है तो बनता है बेटा CH3 COO C2H5 प्लस H2। अब ये हो गया एसिटिक अम्ल, ये हो गया एथेनॉल। ये सूत्र कहां से आ रहा है मैं आगे आपको पूरा बताऊंगा। ये बन गया एथिल एसिटेट प्लस जल। अब जब एसिटिक अम्ल के साथ एथेनॉल मिलाया जाता है तो एथेनॉल बनने से एथिल एसिटेट बनता है जिसको बनने में बहुत अधिक समय लगता है, जिसके कारण किस प्रकार की अभिक्रिया को धर्मा करता मंदगति की अभिक्रिया का उदाहरण हो गया। अब इसके साथ बेटा आपके पास रासायनिक अभिक्रियाओं से संबंधित 6 प्रकार होंगे। इन 6 प्रकार में सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट आपके लिए क्या है? सबसे पहले अभिक्रियाओं के प्रकार, परिभाषा, परिभाषा के पश्चात उदाहरण और उदाहरण के साथ जो अपन जोड़े बना रहे हैं जैसे संयोजन अभिक्रिया, वियोजन अभिक्रिया। तो संयोजन और वियोजन अभिक्रिया में अंतर क्या है? विस्थापन और द्विविस्थापन अभिक्रिया में अंतर क्या है? मंदगति और तीव्र गति की अभिक्रिया है उसमें अंतर क्या है? कट्टे का क्या याद रखना है? उदाहरण याद रखना है। इस प्रकार इन रासायनिक अभिक्रियाओं के आपके पास कितने प्रकार बन गए बेटा? 6 प्रकार बन गए। इन 6 प्रकार में कोई क्या याद रखना है? परिभाषा, उदाहरण, परिभाषा, उदाहरण। फिर इसके पश्चात जो जोड़े आपके पास बन रहे हैं उन जोड़ों को आपको क्या याद रखना है? अंतर, उदाहरण सहित याद रखना है। थैंक्स।